कौन सा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश है? कौन सी कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपको मुश्किल होती है तो जरा सोचकर देखो, किस देश की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है? किस देश के पास 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का जीडीपी है? किस देश की कंपनियां दुनिया की सबसे फेमस कंपनियां हैं? किस देश की फिल्मों ने दुनिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है? कौन से देश ने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं और कौन से देश ने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं? किस देश के पास दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रांग मिलिट्री पावर है? इन सब सवालों का जवाब है अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे बना? इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये इतना ताकतवर देश बन गया इनका? इस सवाल को जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ये चार्ट दिखाता है दोस्तों पिछले 2000 सालों का इतिहास। दुनिया के जीडीपी में किस देश का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। आप देखोगे 1800 से पहले इंडिया और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स थी। दुनिया में ज्यादातर ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया और चाइना के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी और 1800 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1900s के बाद से सिर्फ पिछले 100 सालों में ही अचानक से यूएसए ने अपना डोमिनेंस दिखाया और दुनिया के जीडीपी में इतना बड़ा शेयर ले लिया। कैसे पॉसिबल हो पाया ये? हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा इसके लिए। साल 1492 की बात है कि इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका के पास कुछ कैरेबियन आइलैंड्स की डिस्कवरी करी। इसी के बाद से ही यूरोपियंस को अमेरिका के बारे में पता चला और अमेरिका की कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई यूरोपियंस के द्वारा। इस दौरान अमेरिका में रेड इंडियंस रहते थे जिन्हें नेटिव अमेरिकन्स भी कहा जाता है। बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स थी। स्पेन ने मोस्टली साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज किया जिसे आज के दिन लैटिन अमेरिका कहा जाता है। यही रीजन है कि ज्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज में स्पेनिश बोली जाती है। ब्रिटेन ने अराउंड 1600s में अमेरिका में अपनी पहली कॉलोनी बसाई और फ्रांस ने भी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया। शुरुआत में यही तीन मेन पावर्स थी, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज किया। इसके बाद आने वाले सालों में अमेरिका में रहने वाले नेटिव अमेरिकन की पॉपुलेशन 80 to 90% खत्म हो गई और इसके पीछे कई रीजंस हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है जो डिजीजेस यूरोपियन कॉलोनाइजर्स अपने साथ लेकर आए थे, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा जैसे डिजीजेस जिनके लिए इम्यूनिटी नहीं थी नेटिव अमेरिकन के अंदर। इसके भी कई दशकों बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया ब्रिटिश से। तो अमेरिका एक नई कंट्री बन गया। यहां पर जन्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये सब अपने आप में एक बड़ी कहानी है। लेकिन हम 1850 के बाद आते हैं, क्योंकि अगर आप चार्ट में देखोगे तो अमेरिका का जो ग्राफ है वो 1850 के बाद ही ऊपर उठना शुरू हुआ है। ये वो जमाना था जब ब्रिटिश, फ्रेंच और स्पेनिश कॉलोनाइजर्स दुनिया भर के कई देशों पर, कई टेरिटरीज पर कब्जा करके बैठे थे। इंडिया भी ब्रिटिश राज की एक कॉलोनी थी। ऐसे में यूएसए जो देश था वो ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक देश बन चुका था। तो कोई भी नया देश अगर सोचता है कि मुझे यूएसए के साथ जुड़ना चाहिए या फिर ये ब्रिटिश, फ्रेंच और स्पेनिश के अंदर, इनके राज के अंदर आ जाना चाहिए, तो कोई भी देश यूएसए से जुड़ना प्रेफर करता, क्योंकि उन्हें वही फ्रीडम, वही डेमोक्रेसी मिलती जो यूएसए में कई स्टेट्स को मिलने लग रही थी। यही रीजन था कि फ्लोरिडा, ओहायो और इलिनॉइस जैसी स्टेट्स ने प्रेफर किया कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जुड़ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि वो किसी स्पेनिश राज या ब्रिटिश राज के अंदर एक कॉलोनी बन के रह जाए। 1836 में टेक्सास एक स्टेट थी जिसने आजादी पाई मेक्सिको से, लेकिन मेक्सिको फिर भी उन्हें इतना तंग करने लग रहा था कि उन्होंने कहा कि हम भी जुड़ना चाहते हैं यूएसए के साथ। और ऐसे ही धीरे धीरे करके एक के बाद एक स्टेट यूएसए के साथ जुड़ती गई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ा बनता गया। हर स्टेट का यूएसए के साथ जुड़ने के पीछे अपना रीजन था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका बड़ा भोला भाला देश था। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री जरूर था अमेरिका, लेकिन उनके भी इंटेंशंस थे कि जितना ज्यादा वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर सकें उतना ही अच्छा होगा। इसी रीजन से 1867 में अलास्का की जो टेरिटरी थी वो अमेरिका ने रशिया से खरीद ली एट अ प्राइस ऑफ $7.2 मिलियन। ऐसे ही एक हवाई की स्टेट है, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच है। आप सोचोगे कि आज के दिन एक टेरिटरी जो इतनी दूर है यूएसए से, कैसे यूएसए का पार्ट हो सकती है? क्योंकि यूएसए ने इस पर कब्जा किया। 1898 में यूएसए ने किंगडम ऑफ हवाई को ओवरथ्रो कर दिया और इस टेरिटरी को भी ऑक्यूपाई कर लिया। अब कहने के लिए यूएसए एक कॉलोनाइजर नहीं था ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन की तरह, लेकिन इसका बिहेवियर भी उन्हीं जैसा ही था। कुछ जगहों के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस के जो एरियाज थे उन्हें भी यूएस के द्वारा एनेक्स किया गया 1898 में बाय द यूएस प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली। यूएसए ने $20 मिलियन दिए स्पेन को फिलीपींस अपने अंदर लेने के लिए।
लेकिन आज के दिन फिलीपींस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, क्योंकि 1946 में फिलीपींस को इंडिपेंडेंस मिल गया था यूएसए से। तो सारा पैसा बेकार। तो 1900s तक यूएसए एक बहुत ही बड़ा देश बन चुका था, ढेरों टेरिटरीज यूएसए का पार्ट थी। और जाहिर सी बात है, जितना बड़ा देश होगा उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी आपकी बड़ी होगी, उतना ही ज्यादा जीडीपी होगा। यही रीजन है कि ग्राफ में आप देखोगे कि यूएसए ऑलरेडी काफी बड़ा शेयर ऑक्यूपाई कर चुका है वर्ल्ड जीडीपी। बात है, असली जादू होता है 1900 और 1950 के बीच में। याद है आपको क्या हुआ था इन 50 सालों में? दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, लेकिन ये दोनों वर्ल्ड वॉर्स कहाँ हुई थी? यूरोप में हुई थी। फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन, इटली सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में, और यूएसए अपना साइड में दूर अलग से बैठा था। हालांकि यूएसए ने भी पार्टिसिपेट किया था इन वर्ल्ड वॉर्स में, लेकिन हथियार सप्लाई किया था इन देशों को। यूएस की जमीन पर लड़ाई नहीं हुई, बहुत से अमेरिकन सोल्जर्स जरूर शहीद हुए इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में, लेकिन इकोनॉमिकली यूएसए को ज्यादा असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट यूएसए इकलौती कंट्री थी जिसने प्रॉफिट कमाया इन वर्ल्ड वॉर्स से। इतने हथियार उन्होंने बेचे जर्मनी, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को कि ओवरऑल वो प्रॉफिट में ही रहे। और यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसी जो कंट्रीज थी, इनके अंदर पूरी तबाही मच गई। ऐसा नहीं है कि यूएसए ने कुछ ज्यादा नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करी इस सारी तबाही से, बस ये चांस की बात थी कि यूएसए इकोनॉमिकली प्रॉफिट में रहा वर्ल्ड वॉर्स के दौरान। बात क्या थी? जब यूरोपियन कंट्रीज में जंग छिड़ी, यूरोपियन लोगों को लगा कि हमारी करेंसी का तो अब सत्यानाश होने वाला है, हमारी इकोनॉमी डूबने वाली है, तो हम क्या करते हैं, अपना पैसा बचाने के लिए यूएस डॉलर खरीद लेते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर एक स्टेबल करेंसी है और अमेरिका काफी स्टेबल कंट्री है वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पर। तो बहुत सारे लोगों ने जाकर यूएस डॉलर खरीदा, जिससे कि यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम मौकाम पर थी, तब 44 एलाइड कंट्रीज साथ में आई और इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी करेंसीज को स्टेबल रखने के लिए अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ लिंक कर देंगे, और यूएस डॉलर गोल्ड के साथ लिंक्ड रहेगा। और एलाइड कंट्रीज ने ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 2 जीती, और यूएस डॉलर इसी तरह से दुनिया की इंटरनेशनल करेंसी बन गया। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना करी गई, जहां पर अमेरिका ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। ऐसी ही एक थी GATT, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसे 1947 में फाउंड किया गया 23 कंट्रीज के द्वारा। इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए अपने बीच में जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसे घटा देंगे। इसका मतलब था कि हम स्वदेशी नेशनलिज्म को प्रमोट करने की जगह हम इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देंगे। यही चीज बाद में जाकर WTO में बन गई 1995 में। 1950 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन 2 सबसे बड़ी सुपर पावर्स बन के निकली, और यहां शुरुआत हुई कोल्ड वॉर की। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में जो जंग थी उसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में, लेकिन एक दूसरे से डायरेक्टली लड़ने की जगह इन दोनों कंट्रीज ने प्रॉक्सी वॉर खेली। मतलब अपने एक देश में एक दूसरे से जाकर नहीं लड़ेंगे, दूसरी कंट्रीज में जाकर इन्होंने लड़ाई करनी शुरू करी। जिन जिन देशों में यूएसए को लगता था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलने लग रही है, वो जाकर उन देशों में सरकारें गिरा देते थे, कभी ऑपोजिशन की पैसे से फंडिंग करके, तो कभी टेररिस्ट रेबेल ग्रुप्स की फंडिंग करके, तो कभी डायरेक्टली असैसिनेट करके रेवोल्यूशनरीज को। जैसे कि बोलिवियन कूप में 1964 के चे गुएवारा को CIA के ऑपरेटिव्स ने एग्जीक्यूट किया। ऑपरेशन साइक्लोन में अफगानिस्तान में जाकर तालिबान मिलिटेंट्स की फंडिंग करी ताकि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस रोका जा सके, और उसी की वजह से यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स की भी शुरुआत हुई। ऐसी ही कहानियां सुनने को मिली ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ईरान, कॉन्गो, डोमिनिकन रिपब्लिक और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे देशों से। इतने सारे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की वजह से बहुत सारे देश डायरेक्टली डिपेंडेंट बन गए यूएसए पर, जिसकी वजह से अमेरिका और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। यही रीजन है कि आज के दिन 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के 70 से ज्यादा अलग अलग देशों में। और कोल्ड वॉर के दौरान ये सब अचीव करने के लिए अमेरिका को बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ा मिलिट्री पर, जिसकी वजह से आज के दिन अमेरिका की मिलिट्री पावर बेस्ट है दुनिया में। और ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है, वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं क्यों। 1949 में अमेरिका ने नेटो अलायंस बनाई यूरोपियन कंट्रीज के साथ सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, और ये नेटो अलायंस आज के दिन तक एग्जिस्ट करती है। इसी की वजह से ही अमेरिका हमेशा ही कोऑपरेटिव रहा है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ, और ज्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका पर काफी डिपेंडेंट रही इतने सालों के लिए, क्योंकि उनकी खुद की इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अमेरिका काफी पावरफुल निकला था। इन सब बुरी चीजों के लिए पूरे देश को ब्लेम करना सही नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ढेरों प्रेसिडेंट्स आए यूएसए में, जिनमें से कुछ प्रेसिडेंट्स ऐसे थे जो मिलिट्री पावर पर फोकस करते थे, जैसे कि रोनाल्ड रेगन, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप।
लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्रेसिडेंट्स ऐसे थे जो पीसफुल अलायंसेस बनाने पर फोकस करते थे और उनका मिलिट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से देश आगे बढ़ा है पीसफुली। जैसे कि अल गोर एक वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के, रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बैराक ओबामा। वुडरो विल्सन वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के जिन्होंने डिसीजन लिया कि अमेरिका को बाहर ही रखा जाएगा वर्ल्ड वॉर 1 से, और सिर्फ तभी इंटरफियर किया इन्होंने 1917 में, जब पता लग रहा था कि अमेरिका के इंटरफेरेंस से ये वॉर खत्म हो सकती है। इन्होंने लीग ऑफ नेशंस की भी शुरुआत करी थी, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी थी यूनाइटेड नेशंस की ही तरह, और यूनाइटेड नेशन से पहले शुरू करी गई थी। एक अटेम्प्ट था पूरी दुनिया में पीस लाने का। तो कोल्ड वॉर के समय दुनिया का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। ऑलमोस्ट हर एक देश या तो अमेरिका के साथ था या सोवियत यूनियन के साथ था। तो कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जब सारे देश या तो इस तरफ जाएंगे या उस तरफ जाएंगे, इससे ये दोनों ही देश और पावरफुल बन गए, ये दोनों देश सुपर पावर बन गए। और 1990s के बाद जब सोवियत यूनियन टुकड़ों में बिखर गया, उसके बाद ऑब्वियसली सिर्फ एक ही सुपर पावर देश रह गया दुनिया में, जो कि था अमेरिका। अब ये सारे रीजंस तो जियोपॉलिटिकल थे, लेकिन इसके अलावा कुछ इंटरनल रीजंस भी थे जिसकी वजह से अमेरिका इतना बड़ा पावरफुल सुपर पावर बन पाया। एक ऐसा ही बड़ा इंटरनल रीजन है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज थी वो हमेशा टैलेंट को अट्रैक्ट करती थी, अच्छे इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करती थी अपने देश में। कितने सारे एग्जांपल्स हैं इसके, और ये रीजंस आज के दिन तक भी वैलिड हैं। खुद ही सोचकर देखो, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सत्या नडेला, कितने ऐसे इंडियंस हैं जो अमेरिका में जाकर सक्सेसफुल बने। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन जो अमेरिका में जाकर बड़े पॉपुलर हुए। इलॉन मस्क एक साउथ अफ्रीकन जो अमेरिका में आए, इतने सक्सेसफुल बने। अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं और जो उनका कल्चर है वो टैलेंट को बढ़ावा देता है, इनोवेशन को प्रमोट करता है। लेकिन इतनी पावरफुल सुपर पावर बनने के बाद भी दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी क्या है अमेरिका में एक आम आदमी की? अमेरिका का जो होम ओनरशिप रेट है वो सिर्फ 65.8% था 2020 में, यानी 30% से ज्यादा लोगों के पास अपने खुद के घर नहीं है। अमेरिका दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज है। टॉप 1% लोगों के पास 42.5% वेल्थ है देश की। हेल्थ केयर सिस्टम अमेरिका का बहुत ही ज्यादा महंगा है और खराब है। ओबिसिटी लेवल्स एक बहुत ही कमाल के लेवल तक पहुंच चुके हैं अमेरिका में। ढेरों स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना महंगा है कॉलेज में पढ़ना अमेरिका में कि करोड़ों के कर्ज में डूब जाते हैं वहां पर स्टूडेंट्स। इसके साथ ही साथ अमेरिका में कोई ढंग के गन लॉज नहीं है। 600 से ज्यादा मास शूटिंग्स हुई थी सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 2020 में अमेरिका में, जिसकी वजह से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो शायद इतना सारा पैसा मिलिट्री पर खर्च करने की जगह अगर अमेरिका ने अपने लोगों की डेवलपमेंट में ये पैसा खर्च किया होता तो शायद इस सुपर पावर के कुछ मायने होते। आज के दिन जो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जैसी कंट्रीज हैं, ये अमेरिका से कितनी आगे निकल चुकी हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, लेकिन इन कंट्रीज को कोई सुपर पावर नहीं बुलाता, क्योंकि शायद ये कंट्रीज इकोनॉमिकली इतनी पावरफुल नहीं है, इनकी मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के लिए जीवन बिताना इन नॉर्डिक कंट्रीज में बेहतर है अमेरिका के कंपैरिजन में।